माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटे ने सास और पत्नी को सिखाया सबक। नई नवेली पीहू को आए हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए थे, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर नूर नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है। हर पल यही प्रतीत होता था। सास कौशल्या जी ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर हर बार पीहू टाल जाती थी। कौशल्या जी भी यही सोचती रह जाती थी, क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही पीहू को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से कौशल्या जी ने भी मना नहीं किया। फिर उसके जाने के बाद कौशल्या जी ने अपने बेटे राजीव से कहा, बेटा क्या बात है, पीहू बहुत चुप चुप ही रहती है और चेहरे से लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, राजीव ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वह घर आया तो देखा कौशल्या जी उदास बैठी हैं। उन्हें उदास देखकर राजीव ने पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो? राजीव के सवाल पर कौशल्या जी ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? राजीव कौशल्या जी के पास बैठता हुआ बोला, मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं। लोग पीहू के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। राजीव हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कौशल्या जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन उसके पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो कौशल्या जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफ़ा आए हैं अभी इसी कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर राजीव बोला, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। हमारे अपने सोफ़े हैं ना, वह रख लेंगे हॉल में। माँ नए सोफ़े हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं, बहू के नए सोफ़े उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बातें सुनकर राजीव एक पल चुप हो गया, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से उनके सवाल को सुनकर कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे पीहू और राजीव के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन राजीव जब घर आया तो पीहू आ चुकी थी। उसको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पीहू का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। राजीव नोटिस कर रहा था कि पीहू और कौशल्या जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बातें नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद भी पीहू दोबारा मायके गई। उस दिन भी राजीव शाम को लौटा तो कौशल्या जी चुपचाप उदास बैठी थी। राजीव ने फिर इसका कारण पूछा तो कौशल्या जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूँ तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बातें सुनते ही कौशल्या जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वह किसी ने कहा नहीं, पर वह क्या है, मुझे दिखता नहीं है क्या? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होगे। बस तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, कौशल्या जी ऐसा कहकर रसोई में उसके लिए चाय बनाने चली गई। राजीव के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी पीहू मायके जाती है तभी माँ यह जिद क्यों करती है?
पहले कमरा और अब पूजा घर। जब पीहू घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर कौशल्या जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। राजीव ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को पीहू की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास राजीव को होने लगा था। उसने दोबारा कौशल्या जी से पूछा भी पर वह टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण राजीव को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा और दूसरे दिन जब घर लौटा तो वाकई में देखकर हैरान रह गया। पीहू मायके से आ गई पर जब माँ नहीं बताना चाहती तो आखिर पूछे भी किससे। पीहू से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वह क्या करना चाहती है तो मैं क्या जानूं। इसके आगे वह कुछ ना कह सका पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में बदल गया जब कुछ दिन बाद पीहू वापस मायके गई। इस बार कौशल्या जी ने राजीव से पीहू के दहेज में आया हुआ टीवी पीहू के कमरे में लगाने को कहा। इस बार राजीव बिगड़ गया। यह क्या लगा रखा है आपने? जब भी पीहू मायके जाती है बस यही बात करने लग जाती हो। उसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं हो आप? राजीव को इस तरह चिल्लाते देखकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है। मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। ये बातें सुनकर राजीव हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से पूछा। माँ ने रोते रोते जो बात कही सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हाथ पकड़कर माँ ने कहा, पहले वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं अकेले कैसे रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। आप भी कैसी बातें कर रही हो? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर आने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़कर आपको। आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? यह घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब कौशल्या जी को राजीव की बातों पर विश्वास हुआ तब कौशल्या जी ने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब पीहू को अचानक लेने उसका भाई आया था और वह मायके गई थी तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद पीहू की माँ का फ़ोन आया। तब मुझे पता चला पीहू ने उसको फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग और अलमारी उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। सामान को आप अपने पास रखकर क्या करेंगी? कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी तभी उस घर में आएगी जब उसके कमरे में सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, तो कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब पीहू दूसरी बार मायके गई तभी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी साबित हुई। पीहू वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया।
कहने लगी कि पीहू को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। देखिए, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब तुम्हारा भी नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। राजीव बोला, माँ, जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन जब उठी तो देखा राजीव उठ चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। दरवाजे की डोरबेल बजी। कौशल्या जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें राजीव भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। राजीव बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। राजीव, कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो, मुझे बताओगे? आखिर क्या हो रहा है? हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरी तरफ से। जिस तरह की हरकतें वे कर चुके हैं, इससे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी कौशल्या जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट में अभी आया, कहकर उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर कौशल्या जी से बोला, देखो माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सा तो आपको भी सख्त बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं होगा। फिर राजीव ने अपनी योजना माँ को समझाया। सुनकर कौशल्या जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? राजीव बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? 2 घंटे बाद राजीव अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला तो उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। खुद पीहू और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे राजीव बेटा, आज अचानक आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? दामाद जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। राजीव ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस जाना है। वह तो मैं यह सामान रखने आया था। उनकी बात सुनकर आश्चर्य से सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में पीहू की माँ बोली, कौन से सामान रखने की बात कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकल बाहर आए तो देखा ट्रक में वह सामान रखा था जो पीहू के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। सामान को देखकर
घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पीहू अपनी माँ को तो कभी राजीव को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े होकर बातें करने लगे। पीहू की मम्मी बोली, क्या हरकत है, यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। पीहू के पापा ने कहा, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजीव हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, यह दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर जब से यह दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में पीहू की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? राजीव मुस्कुरा कर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूँ परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। राजीव की बात सुनकर ससुर जी और बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहाँ दोनों बहुओं की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल तो खुल ही रही थी, वह भी बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि उनको सब पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में पीहू भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर राजीव बोला, बैठकर भी बातें होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो अपने मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था, अब उससे भी कुछ कहते ना बना। पर अब घर में सबको पीहू और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, बेटी का पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर राजीव से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे खुशी खुशी मिलने आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से, और आज तक जो हुआ सो हुआ। पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर राजीव ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं यह सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस उनके घर भिजवा दिया और खुद पीहू और अपनी पत्नी को लेकर उनके घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर उनसे माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।